हे माय लवलीज़ पार्ट कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कभी मेरे चैनल पे नहीं आ रहे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके प्रोसीड करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को, ओके ना? जहाँ हमने लास्ट पार्ट में छोड़ दिया था कि जो हमारा वांगजी है वो विंग को बिना खाए पिए ढूंढने के लिए ब्रेकफास्ट किए बगैर ही ढूंढने निकल जाता है। जहाँ पे लैनी उसे धमकाते हुए कहती है, अगर तुम उसे लेकर भी आए ना तो मैं तुम दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं करूंगी। क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, दैट्स वाई। वांगजी को फिलहाल खास कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट उसे विंग को ना ढूंढना बहुत जरूरी था। वांगजी विंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, दैट्स व्हाई वो वहां से निकल जाता है। बाहर आते ही क्रिस कहता, सर मैंने होटल ढूंढ लिया है, आप चले वहां। वांग जी हाँ में नोट करता है नेप, और दोनों कार में बैठ जाते हैं। वांग जी बहुत ज्यादा वरीड लग रहा था। क्रिस उसे कहता है, सर आपके लिए कॉफी या चाय ले लूं? वांग जी कहता, नहीं, पहले मैं उसे देख लूं, उसके बाद। फिर वो दोनों होटल की तरफ आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग सुबह सुबह रेडी हो चुका था। रेडी होकर के वो बाहर आता है तो वहां पे सुहाग उसे मिल गया था। आते ही लॉन्च एरिया में था वो दोनों। उसे कहता है, हाँ तो आ गए, चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद वापस से हम इस काम के लिए लोग ढूंढने जाएंगे, ठीक है ना? तो सुयांग हाँ में सर हिला देता है। वो दोनों वहां से निकल के ब्रेकफास्ट करने के लिए दूसरे रेस्टोरेंट जाने के लिए जैसे ही बाहर जा रहे थे, सुयांग ना विंग के ऐसे शोल्डर को ना ग्रैब किया हुआ था। वांग जी कहता है, स्टॉप द कार। क्रिस कार रोक देता है। वांग जी फटाक से उस कार से बाहर आते ही सबसे पहले दोनों को सेपरेट करता है, विंग को अपनी तरफ टर्न करता है, देन उसके लिप्स को किस करता है। विंग की बॉडी ना पूरे ना हम कह सकते हैं 20 डिग्री तक ना नीचे की तरफ से झुक गई हुई थी। वांग जी उसे उसी तरीके से शक करने लगा था। स्ट्रीट था, मतलब लोग का आना जाना लगा हुआ था और लोग उसे देख भी रहे होते हैं। जहाँ सुबह सुबह भाई एक बिजनेसमैन और दूसरा एक छोटा सा पिद्दी सा लड़का उसके सामने में दबा हुआ है। एंड देन वो उसे मतलब फोर्सफुली एक्सीडेंटली बोलो या वाइल्ड किस बोलो लगा भी रहा है। किस कर लेने के बाद उसके लिप्स को बाइट करते हुए उसे छोड़ता है और वो श्रेयांग को घूर कर देखते हुए कहता है, ये मीरा है। विंग अपने लिप्स को क्लीन करते हुए कहता है कि क्या कर रहे हो बुड्ढे खड़ूस अंकल? फंक्शन से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम रात को मेरे साथ सोते हो और दिन में किसी और के साथ हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हो। कहता, क्या कहा आपने? आपको फिर से जलन हुई? आपको फिर से बुरा लग रहा है? हम दोनों बस दोस्त हैं और कुछ भी नहीं है। मुझे कहता है, दोस्त इस तरह से ट्रीट करते हैं क्या? तभी कहता, हाँ, नॉर्मली देखा जाए तो दोस्त ऐसे ही ट्रीट करते हैं। आपकी तरह सब खड़ूस बन के थोड़ी घूमते रहते हैं। और आप वैसे आप मुझे यहाँ पे क्या करने आए हैं? हाँ, आपको लगता है कि आप ये जो अभी किया ये सही है? अभी अभी इसका क्या करेंगे? अगर किसी ने पिक्चर्स खींच के डाल दिया या कुछ हुआ तो स्टॉक प्राइस गिर जाएंगे, कंपनी पे असर पड़ेगा। और मुझे कहता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चलो मेरे साथ। नहीं कहता, कहाँ जाऊं मैं? मुझे भूख लगी है। हाँ जी, ये सुनकर थोड़ा सा शांत हो जाता है। कहता, ठीक है, कार में बैठो। इतना बोल को जैसे बैठने को होता है तभी कहता, स्वयं तुम भी आओ। इतना बोलकर उसको भी खींच के ले आकर बिठा देता है। वांग जी दांत पीस रहा होता है तो सुयांग ना दूसरी तरफ चला जाता है और फिर वो दोनों बीच में विंग था और उस तरफ सुयांग था और एक तरफ वांग जी बैठ जाता है। क्रिस कार स्टार्ट करता है और कहता, सर कहाँ ले चले? फिर वांग जी रेस्टोरेंट का नाम बता देता है। उसके बाद वो सब वहां से जाने लगते हैं। फिर भी वांग जी को देख रहा होता है, कहता है, आप यहाँ आपने ब्रेकफास्ट किया? वांग जी कहता है, तुमसे मतलब रात को बिना बताए यहाँ आ गए, कॉल करने पे फोन पिक नहीं कर रहे हो? तो मैं देखने आ गया। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग कहता है, आपको मेरी टेंशन हो रही थी? हंग जी कहता है, मुझे नहीं, गगो को हो रही थी। तो विंग कहता है, सुबह में तो उनसे बात हुई थी मेरी, वो तो बिल्कुल ठीक है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा मुझे। इतना बोलना हुआ ही था तो वांग जी बिना कुछ बोले दूसरी तरफ देखने लगता है और सब मुस्कुरा रहे होते हैं। विंग को अच्छा लग रहा होता है। फिर अभी सुयांग था तो वो ज्यादा बात नहीं करते हैं। फिर वो लोग रेस्टोरेंट आ जाते हैं। रेस्टोरेंट आने के साथ ही सब लोग बैठे हुए थे। सबने सबके लिए वांग जी ने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया हुआ था। पर शुयांग और जो हमारा विंग था ना, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वांग जी कहता है, तुम दोनों इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? विंग कहता है, वो मैं कुछ लोगों को ढूंढने जा रहा था। वांग जी फटाक से टेबल पे हाथ मारते कहता, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, हाँ, एक्चुअली मैं काम से जा रहा था। वांग जी था शांत हो जाता है और खिस भी लाइक सॉ एम्प्लॉय है वो। तो फिर वांग जी कहता है, अभी तो कोई नया प्रोजेक्ट आया भी नहीं है। जो तुमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसकी हमें 6। तो किस कहता, नहीं सर 10 हो गए। तो कहता, हाँ 10 लोगों की लिस्ट मिले हैं जिनके लिए तुम्हें वो वापस से बनाना है। विंग कहता है, बदले में आप मेरा एक काम कर देंगे? स्वयं कहता है, आर यू श्योर कि तुम इन्हें बता रहे हो?
ये कहीं बिगाड़ ना दे। तो विंग कहता नहीं, इनसे ज़्यादा पावरफुल कोई है नहीं, ये ऐसे लोगों को आसानी से ढूंढ लेंगे, हमें ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा सोया। फौजी कहता है साफ साफ बोलोगे क्या चल रहा है तुम दोनों के दिमाग में। विंग कहता है एक्चुअली में मुझे अपने मॉम डैड के मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना है, ये सुनना हुआ ही था। तो वांग जी कहता क्या कहा तुमने। फिर वो कहता हाँ, फिर वो बता देता है जब वो गया हुआ था आइलैंड पे, देन उसने ये सारी बातें सुनी। एंड देन जो कुछ भी उसने फील किया था, महसूस हुआ था उससे, और जो सुना था वो सब कुछ। उसके बाद विंग कहता है मैं आपसे अपना फेवर नहीं मांग रहा हूँ, बट इसके लिए आप मुझे लोग ढूंढ के देंगे जो मेरी मदद कर देंगे। क्योंकि मुझे ये पूरा निकलवाना है डिटेल, क्योंकि वो प्लेन क्रैश हादसे में हम बच गए थे, एक और बच गए थे, बाकी सब। अरे तुम बोलकर विंग शांत हो जाता है। वांग जी उसके हाथों को ना टैप करते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं गगा से बात करूंगा इस बारे में। तो कहता है नहीं नहीं, अगर उनसे बात करेंगे तो उनकी कंपनी के लिए बुरा होगा ना, उनका लैब रिसर्च का सारा प्रोजेक्ट ठप हो जाएगा जो कि करोड़ों मिलियंस का है। मैं नहीं चाहता कि उनके प्रोजेक्ट। वांग जी कहता है चिंता मत करो विंग, सब ठीक होगा, ओके ना। इतना बोलकर पहले तो वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करते ही विंग के फोन पे सीजन का कॉल आता है, पूछता है कहाँ हो। तो कहता है रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहा हूँ। सीजन कहते हैं सीधे कंपनी आओ, बात करनी है। तो कहता है जी मैं आता हूँ। फिर उसके बाद वो लोग सब नाश्ता करने के साथ ही कहते सोया चलो हम चलते हैं। तो वांग जी कहता है कहाँ। विंग कहता है सर ने बुलाया है, मुझे जाना होगा। वांग जी कहता है चलो मैं भी चलता हूँ। फिर उसी की कार से वापस से वो लोग सीजन की कंपनी आते हैं। आने के साथ ही सब लोग एक कमरे में बैठे हुए थे। सुयंग को विंग बाहर कर देता है। उसके बाद सब बैठे हुए थे। फिर सीजन कहते हैं तुम दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसके बाद सीजन कहता है वांग जी तुमने क्या सोचा है। वांग जी कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि बेबी को अबॉर्ट कर दे, फिर सब कुछ ठीक है। तो विंग कहता है बट आपको बेबी को अबॉर्ट क्यों करना है, आप ऐसे बेबी नहीं ले सकते हैं क्या। वांग जी कहता है अरे सिख, किसी को पता चलेगा कि एक मैन ने बेबी को जन्म दिया है, तुम्हें पता है लोग क्या सोचेंगे। विंग कहता है पर मुझे लोगों को नहीं बताना। वांग जी कहता है ठीक है, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, ज्यादा से ज्यादा। हम्म, उसके बाद जब तुम्हारा बेबी बम बाहर शो करेगा उसका क्या करोगे। रिंग उसके बाद चुप हो जाता है, कहता मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। वांग जी कहता है एग्जैक्टली, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करोगे। उसके बाद लोगों का क्या, लोग तुम्हें ताने मारेंगे, हमारी शादी नहीं हुई है अभी तक, और तुम्हें लगता है कि इस हालत में मॉम तुम्हें एक्सेप्ट कर पाएंगी। इसलिए प्लीज जब कुछ सही नहीं हो जाता तब, अगर ऐसा है तो हम दोबारा बेबी ले लेंगे। विंग कहता शट अप, मुझे आपके साथ नहीं रहना, अगर आपको शादी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना तो मत कीजिए, पर मुझे अपनी बेबी चाहिए, और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, पर हाँ मैं इसके साथ ही रहूंगा। ऊपर से सीचन सर थैंक यू सो मच, जो कुछ भी आपने किया उसके लिए इतना बोल। विंग बाहर चला जाता है गुस्से में। वो भी जा रहा होता है तो सीचन कहते रुको। फिर वो उससे कंपनी के रिलेटिव की बात करनी थी, वो दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं। जब बात खत्म हो जाता है तो उसके बाद वांग जी कहता है मुझे आपसे एक बात करनी है। सीचन कहता है अगर विंग से रिलेटेबल है तो छोड़ दो, क्योंकि विंग मैं नहीं थोपूंगा कोई भी चीज उसके ऊपर, अगर उसे पसंद है तो वो ठीक है, नहीं पसंद है तब भी ठीक है। तो वो कहता नहीं, उसके मॉम डैड से रिलेटेबल है। इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता क्या कहा तुमने। फिर वांग जी सारी बातें बता देता है जो कि विंग ने बताई हुई थी। उसके बाद वो ऐसे ना मतलब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और उसके बाद कहता है आर यू श्योर ना। तो वो कहता उसने तो ऐसा ही कहा है, और वो लोगों को ढूंढ भी रहा है ताकि इस केस के ऊपर काम कर सके, तो क्यों ना हम उसकी मदद कर दे। हाँ, ऐसे बोल करके वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एंड देन फिर वापस कहते हैं ठीक है, तो मैं पता लगा लेता हूँ। तो इस पे वांग जी कहता है उसे डर है कि इसकी वजह से कहीं आपकी कंपनी के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। तो सीचन कहता है इसमें डरने वाली क्या बात है, इसके डैड को और बाकी सारे साइंटिस्ट को मैं ही मंगवाया हुआ था। आखिरकार मुझे बाद में कुछ इंडिया से और कुछ ब्राजील से, कुछ साउथ अफ्रीका से और अलग अलग देशों से साइंटिस्ट को मंगवाना पड़ा। बट अगर वो लोग आते, और उसमें से तो कई सारे हमारे चाइनीज ही थे, वो होते तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है ना। हम सबको लग रहा था कि वो बस एक प्लेन क्रैश हादसा है और कुछ नहीं। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें पता लगाना चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितना लॉस हुआ है, हमें तैयार रहना चाहिए, है ना। हम जी अरविंद दोनों एक दूसरे को देखते कहते क्यों ना हम शेयर्स को थोड़ा सा डिवाइड करें ताकि बाद में हम इस रिस्क को कवर कर सके। हम जी और सीजन दोनों अपने अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं। क्रिस और लेले आकर के सारा का सारा शेयर्स का ब्यौरा उन लोग को देता है। एक हैज फंड होता है जहाँ पे आप अपने पर्सनल पैसों को ना स्टॉक में लगा सकते हैं, एंड देन उसे मिलियंस ट्रिलियंस में ऊपर नीचे कर सकते हैं।
पहले तो वो उतना रिकवर अमाउंट को वो लोग उसमें डलवाते हैं और उन दोनों को बोलते हैं कि हैश फंड को ना अपने आप ही प्राइवेटली इसे सिक्योर करो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बाद में ये हमारे रिस्क के काम आ जाएगा। उसके बाद ये सब अगर हम करते हैं तो दोनों कंपनियां नीचे जाने के कगार पे हो जाएंगी और बाद में हमें जल्दी से इसे रिस्क कवर करना पड़ेगा, है ना। इतना बोल करके वो लोग थोड़ा बहुत कंपनी से रिलेटेबल प्लान बनाते हैं और उसके बाद वापस से वहां से वो दोनों अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। बाहर आते ही वांग जी विंग को देखकर कहता चलो। विंग कहता कहाँ जाना है? वांग जी कहता ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट आए हैं, तुम जानते हो अगर एक हम बेचेंगे तो हमारी कंपनी के जो इतने भी पैसे गिरेंगे स्टॉक्स को लेकर, या कंपनी गिरेगी तो उससे ये रिकवर हो जाएंगे ऑलरेडी। और अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना? तो विंग कहता है और अगर उन लोगों ने ये लेना बंद कर दिया तो? विंग कहता है तो अंग्रेज पे कहता है हम उस केस की छानबीन कर रहे हैं, ना कि कंपनी की। ठीक है ना? अगर ऐसा होता है तो फ्रांस के साथ में हमारा केस का टॉम चलने वाला है, चाइना में नहीं। तो चाइना में ये काम करने ही वाला है। ओके चलो। फिर वहां से लेकर के उन लोगों को ऑफिस आ जाता है विंग सुयंग के साथ मिल करके, जो कि पूरी की पूरी टीम थी वापस से काम करने लगी थी। तो मैम उसे कहती है तुमने तो कहा था कि तुम 3-4 दिनों के लिए बाहर जा रहे हो, तुम तो इधर ही दिखाई दे रहे हो उगते हुए सूरज, बोलो। तो कहता है वो थोड़ा लंबा स्टोरी है। फिर वो कहता वो सब छोड़ो, क्या तुमने बताया अपने अंकल को? वो कहता बता दिया, घर में बवाल हो रखे हैं, पता नहीं क्या ही होगा। तो मैं कहती है वो तो होना ही था, सुनने में अजीब लगता है बट सच रियलिटी यही है। अब हम सब लोगों को अब पता ही है कि टोमैन्स एक साथ रहते हैं, बट ये भी तो रेयर है ना कि फिर बेबीज भी देते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो एक गर्ल बेबी को जन्म देती है, ना कि बॉयज। विंग कहता है मैं समझ सकता हूँ, पर मैं ऐसा क्यों हूँ मुझे नहीं पता। इतना बोलकर और वो अपने बेली बम पे हाथ रखे हुए था और कहता है जो भी है ये बेबी मेरा है और मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा साथ में। और अपने मन में कहता है उस खड़ूस अंकल की भी। इतना बोलने के साथ ही वो आराम से फिर काम करने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर जो बनाना था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी क्रिस को बोल करके कुछ लोगों को हायर कर चुका था सारे डिटेल निकालने के लिए। अब इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी थी जिसके अंदर से खोज खबर निकालने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। कम से कम 1 या 2 मंथ या 3 मंथ ऐसे टाइम लगने वाला था। अरविंद को भी पेशेंसफुली इसे वेट करना ही था, क्योंकि वो भी समझ रहा था इस बात को कि ये जितना इजी है उतना इजी है नहीं हर जगह से लिंक करना। एंड देन इतने बड़े बड़े ऑफिस जो एम्प्लॉय या कलीग कोई तो होगा जो इस सबके साथ में मिक्स्ड होगा। ये सारी बातें सोचते हुए विंग ना काम कर रहा होता है, पर उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसे फिर से वॉमिट जैसा फील होता है तो सुयंग उसे लेकर के वॉशरूम चला आया हुआ था, जहाँ पे उसके बैक को रब कर रहा था। जब वो धीरे धीरे करके उसे लेके जा रहा था, कंपनी में सबको लगता था कि सोयंग और विंग के बीच में कुछ है। वंग जी कॉफी लेने आया था तो 2 गर्ल्स ऐसे ना बात करती आ रही थी। अरे वो देखा, वो जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में जो है ना, वो दोनों कितने क्यूट लगते हैं ना। कितनी केयर करता है ना उसकी। वंग जी हमारा फिर से जल गया था जल कुकरा बन के। एंड देन कॉफी लेकर अपने कैबिन में आता है और तुरंत विंग को कॉल करके बुलाता है। विंग कॉल पिक करते ही हेलो। हाँ जी कहता है अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ। विंग हाँ में सर हिला देता है। एंड देन कहता है तुम लोग काम करो, मैं जस्ट आया। उसके बाद जैसे वो कैबिन खोलता है अंदर आता है वांग जी, जो कि अपने सीट पे था। उठकर उसके पास सामने आते हुए सीधे वांग जी ने उसे टेबल पे से चिपका देता है। कॉफी थोड़ी सी छिलक भी गई थी बट उसे उससे फर्क नहीं पड़ता और वांग जी फिर से उसे किस करने लगा था। रिंग को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, भाई ये जल कुकड़ा इंसान उसे किस क्यों कर रहा है। किस कर लेने के बाद उसे जब घूर कर देख रहा था तो विंग को समझ में आ गया था पक्का इसे किसी ने कुछ कह दिया होगा, उसे और सोयांग को लेकर के, या फिर कुछ ऐसा इसने खुद ही देख लिया होगा जिसकी वजह से ये जल कुकड़ा बन के घूम रहा है। तो विंग ना उसके नोच को स्लाइड करते हुए कहता है तो माय डियर अंकल, हाँ तो आप बताना चाहेंगे कि अब आपको किस वजह से मैंने डिसअपॉइंट कर दिया है जिसकी वजह से आप मेरे साथ इतना रूडली बिहेव कर रहे हैं। पंकजी कहता है मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, या फिर ये सभी चीजें। विंग कहता है वैसे भी हमारा कोई भविष्य नहीं है, आपको भी पता है। वैसे वो इसे अपने पापा का नाम देने के लिए रेडी है, तो क्यों ना मैं उसके साथ डेट कर लूं और शादी करके सेटल हो जाऊं। वांग जी उसे गुस्से से घूर कर देखते कहता विंग। विंग कहता है सच तो कह रहा हूँ, आप और बड़ी मम्मा इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं और मैं आप दोनों को परेशान नहीं करना चाहता अंकल। और इतना बोलकर वो उतर के जैसे ही जाने को होता है वांग जी
उसे पकड़ता है एंड देन उसके कानों पे बाइट करते हुए कहता है, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। उसे वॉशरूम में लेकर आता है, उसके दोनों हैंड्स को ऊपर की तरफ पेन करते हुए एंड देन उसके नेक को है ना सब करते हुए किस करना स्टार्ट कर दिया था। उसके हैंड ना अंदर चले गए थे एंड देन ऊपर से, क्योंकि उसे भी पता है कि फिजिकल अभी नहीं हो सकते हैं, दैट्स वाई। तो वो उसके हैंड से, अपनी हैंड से ना उसको स्मूथ करे जा रहा था जहाँ पे पिंक छट बनाना शुरू कर चुका था। वांग जी उसे देखते ही अपनी मुंडी को टेढ़ा करता है, उसके लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन चूसे जा रहा था, जैसे मानो कि उसकी जीवन ना उसी पे टिकी हो। लगातार विंग को परेशान करने के बाद, लगातार विंग को ऐसे टच करने के साथ ही उसे फाइनली ऑर्गेज्म तक पहुंचाने के बाद विंग हाँफते हुए उसे देख रहा होता और कहता, क्यों आखिरकार आपको इतनी ज्यादा जलन हो रही है तो आप मुझे बच्चे के साथ एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते। मुझे कहता है, ये अजीब है विंग, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। कभी भी आज तक तुमने सुना है, बहुत ही रेयर केस होता है उसमें भी, जो अपना जेंडर ट्रांसप्लांट कराते हैं ऐसे लोग जब बेबी को बर्थ देते हैं तो समझ में आता है। तुम मैन हो, मैं मैन हूँ, और सोची तो इस पे विंग कहता है, सर ने भी तो शादी की है ना, उन्होंने बेबी को अडॉप्ट किया है। तो हम जी कहता है, एग्जैक्टली उन्होंने बेबी को अडॉप्ट किया क्योंकि सबको पता है कि मैन बेबी नहीं दे सकते हैं, दैट्स व्हाई उन्होंने अडॉप्ट किया है। विंग कहता है, पर हम कितने खुशकिस्मत है ना कि हम बेबी को बर्थ दे रहे हैं, आपको तो लकी होना चाहिए। मुझे कहता है, लोगों को क्या कहोगे कि इस बेबी को तुमने बर्थ दिया हो। हाँ, विंग कहता है, मुझे लोगों की नहीं परवाह, बट आप अगर ऐसे बोलेंगे तो दुख होता है, प्लीज जाने दे हमें। हाँ जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। भीम कहता है, अजीब दुविधा है, आप मुझे बेबी के साथ अपना नहीं रहे हैं, आप मुझे जाने भी नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं खुद को और बेबी दोनों को खत्म कर लूंगा। वहां से चिल्लाते हुए एक हाथ मारता है ऐसे डोर पे और कहता है, वी। अंदर बेचारा क्रिस फाइल रखने आया था, इतना जोर से धम की आवाज सुनने के साथ ही टेबल पे जब कॉफी मैसअप देखता है तो वो समझ गया था अंदर तो सर कुछ कांड कर रहे हैं भाई, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है सीधे। और वांगजी इधर वापस से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम हर बार तुम मेरे नर्वस सिस्टम को बढ़ा देते हो, तुम्हें नहीं लगता। हिंग कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे हर हाल में एक्सेप्ट कर ले, वरना मुझे जाने दे, मैं किसी और के साथ शादी करके खुश रहूंगा। वैसे भी हमारा और आपका कभी मिलन हो ही नहीं सकता, मैं बड़ी मम्मा को नाराज नहीं कर सकता, मैंने सीचन को ऑलरेडी डिसअपॉइंट कर दिया है, प्लीज, गलती मेरी है। मैं आपके पास आया आपको सिड्यूस करने के लिए, क्योंकि मुझे आपकी बॉडी अच्छी लगती थी, आपका छूना मुझे पसंद था, आपका प्यार करना, अग्रेसन होकर किस करना बहुत ज्यादा पसंद है। अभी भी जिस तरह से आपने मुझे टच किया, सेटिस्फाइड कराया, मुझे अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पर मैं ऐसे नहीं रह सकता जी, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, आपका नाम चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं ज्यादा डिमांड कर रहा हूँ, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है, बट अगर नहीं दे सकते हैं तो मुझे जाने दें अंकल। इतना बोल भी वहां से उतर के जाने लगता है। जी कहता है, क्यों भी जिद क्यों कर रहे हो। भी कहता है, मैं इस बेबी को कभी अबॉर्ट नहीं करूंगा, और अगर आपने ऐसा करने के बारे में सोचा ना तो मैं खुद को मार लूंगा, देख लीजिएगा, मैं अपनी जान ले लूंगा। मुझे दोनों चाहिए, आप भी और बेबी भी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, मुझे आपकी सोच से फर्क पड़ता है अंकल। इतना बोल वेइंग वहां से बाहर निकल जाता है। वंग जिस आइसलैंड पे ना नल चालू करके ना कस के चीखता है एंड देन वो खुद धर्म संकट में फंसा हुआ था। लिटरली देखा जाए तो 21st सेंचुरी में ये सभी चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती है, पर उसकी मम्मा और ऊपर से वांगजी दोनों को अजीब लग रहा था कि लोगों को जब पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। बट फिर भी वो उसे कोई ना कोई फैसला तो लेना ही था। वांगजी को ऐसा नहीं था कि विंग की आदत नहीं लगी थी। स्टार्टिंग में वांगजी ने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन रात को इतने टाइम बाद, मतलब फर्स्ट टाइम जब उसने विंग के साथ में नाइट स्पेंड किया, तब उसे एहसास हुआ कि वो एक मैन को लाइक करता है, किसी वुमेन को या किसी और को नहीं। ऊपर से खास करके विंग को उसे छोटे एज वाले बच्चे ज्यादा पसंद आते हैं, दैट्स वाई वो उसके साथ अटैचमेंट उसका बढ़ता चला गया। रोज रात को विंग जिस तरह से उसे परेशान करता, उससे आकर चिपकता, वांगजी के अंदर के डिजायर्स बाहर आने लगे थे, और धीरे धीरे करके डिपेंड हो गया था वो विंग के ऊपर। तो गलती दोनों की थी, और इस गलती की सजा अकेले विंग नहीं, वांगजी भी भुगत रहा था। अपनी कसमकस में उलझा हुआ वांगजी खुद से कहता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और रही बात बेबी की, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता,
अभी भी 2 मंथ्स और बचे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम बेबी को अबॉर्शन करा दो। और तो बोल करके वो वापस से मिरर में खुद को देखता है। उसके बाद वो वहां से बाहर आ जाता है। कॉफी तो ठंडी हो गई थी। क्रिस को कॉल करके बुलाता है और कहता है, क्रिस कॉफी लेकर आओ। क्रिस आता है जब दोबारा कॉफी लेकर के, तो उसे देखते हुए कहता है, सर क्या बात है। हंग जी उसे देखकर कहता है, मुझे तुम बताओगे क्या ये सही है कि रिंग बेबी को बर्थ दे। क्रिस कहता है, सच कहा जाए तो जेनेटिकली एक लड़की बेबी को बर्थ देती है, बट अगर विंग स्पेशल है। प्रॉब्लम क्या है सर, कौन सा आप बताने वाले हैं। विंग को घर पे रखिए, सारा सेटअप यहाँ से घर कर दीजिए आप अपने मैंसन में, और वहीं पे रखिए, उसे वहीं से काम करने दीजिए। ना वो दुनिया के सामने में आएगा और ना ही कभी किसी को पता चलेगा। ऐसे भी हम इतने बड़े बिजनेसमैन है सर, हमारी निजी लाइफ में क्या चल रहा है जब तक हम लोगों को ना बताएं, लोगों को कभी पता ही नहीं चलता। रही बात उस मर्डर केस की, तो धीरे धीरे करके तहकीकात होगा, उसमें भी 7-8 मंथ लगने वाले हैं। जब तक बेबी आएगा तब तक ये केस भी हम लोगों के हाथ में मजबूती से पकड़ में आ जाएगा सर। ये बोलते हुए क्रिस उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अंग को भी क्रिस का आइडिया काफी अच्छा लगता है, तो वो कह देता है कि यहाँ का सारा सेटअप ना घर पे सेंड करवाओ और वहीं पे सेटअप करवाओ, ताकि सारे लोग उधर से ही काम करें और आराम से हॉलवे में ये सारा सेटअप करवा दो, ठीक है ना, ताकि इन लोगों को किसी को भी यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़े, अभी घर पे रह के आराम से सब कुछ कर सके। इतना बोलना हुआ ही था। तो क्रिस कहता है, थैंक यू सर। और हाँ, एक बात बोलूं, आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के टाइम जोन में हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं। विंग सर का ध्यान रखना होगा, क्योंकि विंग उसका अभी मूड स्विंग्स बहुत होंगे, कभी वो इमोशनल हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होगा, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, तो आपको सब कुछ समझना होगा। ये बोलते हुए क्रिस ग्रीड करके चला जाता है। मांगजी ऑनलाइन कुछ कुछ चीजें सर्च करता है, प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में और क्या क्या होता है वो सब कुछ। आराम से वो कॉफी पीते पीते पढ़ रहा होता है। उसके बाद वो वापस से अपने काम करने में लग गया हुआ था। इन लोगों के जाने के बाद वांग जी विंग को कहता है कि कार में आ जाने। विंग कहता है पर उसने होटल लिया है और वो वहीं जाएगा। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, तुम होटल नहीं जा रहे हो, आज से तुम मेरे साथ मेरे घर मेरा मंजिल में रहने वाले हो। विंग कहता है, पर बड़ी मम्मा नहीं मानेंगी। जी कहता है, मैंने कहा तुम मेरे मैंसन में रहने वाले हो, हम घर नहीं जा रहे हैं, और रहा सामान तो वो क्रिस लेकर आ जाएगा। इतना बोलकर विंग ना कार लेके खुद ही वंग जी विंग को लेकर के अपने मैंसन के लिए निकल जाता है। क्रिस चला जाता है होटल, जहां से विंग का सारा सामान कलेक्ट करके लाना था और ऊपर से सारा सेटअप भी घर पे लगाना था। वंग जी विंग को लेकर के घर के अंदर आता है और आते ही गेट से बाहर उतरता है। गेट ओपन करते ही उसे गोद में उठा लेता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हैं। वंग जी कहता है, पहली बार तुम्हें घर लेकर आया हूँ, तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता हूँ। नहीं कहता बट, पर वांगजी उसे गोद में लेते ही उसे स्नैप करने लगा था और एक्साइटेड करने लगा था, जिससे कि विंग छटपटाते हुए कहते, ये क्या कर रहे हैं। वांगजी कहता है, छटपटाना बंद करो विंग, बेबी को नुकसान होगा। विंग तो हाँ करके वांगजी को देख रहा था, कहता क्या कहा आपने। वांगजी कहता है, मैंने कहा बेबी को नुकसान होगा। विंग कहता है, आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। वांगजी कहता है, कोई ऑप्शन है क्या। तुम्हारे जैसे शैतान बच्चे ने मेरे दिल को इतना ज्यादा हिला डाला है कि तुम्हारे अलावा कुछ और समझ नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें छूने के बाद किसी और को छूने का मन करता है। तुम्हें बाहों में भरकर प्यार करने का मन करता है। तुम्हें मैस करने का मन करता है। तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने का मन करता है। तुम्हारे ऊपर फोर्स करने का मन करता है, ताकि तुम जब मेरे नीचे छटपटाओ और मैं एक्साइटेड हूँ, तुम्हारे साथ ब्रूटली किस करूँ, खुद को उस लेवल तक लेके जाऊं जहां पे मैं पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर डिपेंड होना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद साई फील करने लगा था और कहता है, अंकल। अंकल जी कहता है, ये खड़ूस अंकल, इसे एक्सेप्ट करता है विंग। और इतना बोल करके बेड पर लेटाते ही उसके टमी पे हाथ रखे हुए था। विंग उसे देखते ही कहता, सच में। वो कहता है, मैं अपनी बेबी का ध्यान रखूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हें नहीं खोना विंग। मैं तुम्हारे बिना रहने के बारे में नहीं सोच सकता। तुम जब भी मुझे छोड़कर जाने की बात करते हो, ऐसा लगता है जैसे कि मैं कुछ खो रहा हूँ। तुम एक रात बस मेरे रूम में नहीं थे और मैं बेचैन हो उठा था। क्यों क्यों तुमने मुझे सेड्यूस किया, क्यों क्यों मजबूर किया अपने साथ सोने के लिए, क्यों ये सब कुछ किया। विंग उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है, क्योंकि मुझे आप पसंद आए थे। और शंकर, अब मस्क पर बॉडी और हाँ, सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया था।
अब आप रुके क्यों हैं? मुझसे प्यार कर सकते हैं ना? रुचि कहता है, पर इस हालत में अंदर नहीं जाना है ना? विंग कहता है, किसने कहा अंदर जाना है? पर हम एक दूसरे को सेटिस्फाइड करके खुश तो हो सकते हैं ना? खुश होना तो हमारा अधिकार है। हंगजी मुस्कुराने लगा था, एंड देन कहता है, तुम बहुत बदमाश हो। फिर वो विंग को आराम से बीच में करता है, फिर उसके ऊपर आता है। दोनों अपने क्लोथ्स रिमूव कर चुके थे। विंग हंगजी को बॉडी को टच कर रहा था, हंगजी विंग की बॉडी को टच कर रहा था। विंग थोड़ा सा मुड़ करके वंगजी को ऐसे ना उसके प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लेकर के सक कर रहा होता है, विंग के बॉडी को वंगजी टच करते हुए ग्रॉल कर रहा होता है। जैसे जैसे वंगजी सेटिस्फाइड हो रहा था, वैसे वैसे वो खुश था। हाँ, वो फिजिकल नहीं हो सकता था, पर इस तरह से तो जरूर हो सकता था। फाइनली जब सारा एक्सट्रीम एंड पर आने के बाद वांग जी अपने आप को शांत कर रहा था, तो विंग उसके ऊपर आ जाता है, एंड देन उसके ऊपर आकर के किस करने लगा था। जिसके बाद वांग जी फिर विंग को सेटिस्फाइड करना ऐसे ही स्टार्ट कर देता, और फाइनली जब वो भी सेटिस्फाइड हो जाता है, तो वांग जी फिर से विंग को अपने बाहों में लेके सोया हुआ था। वांग जी विंग से कहता है, ये अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था विंग। विंग उसे देखते हुए कहता है, हम्म, जब तक 4-5 मिनट हम ऐसे ही काम चला सकते हैं, है ना? विंग उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, और वांग जी मानो कि उसे फिर से अपनी नई जिंदगी मिल गई हो। और वो उसे देखते हुए कहता है, मुझे छोड़कर जाने के बारे में मत सोचना विंग। मुझे बहुत मैंने मुश्किल से खुद को मनाया है, तुम्हारे लिए और बेबी के लिए। मुझे नहीं पता, बट हाँ, तुम्हें खोने का डर मुझे इस बेबी से दूर कर रहा था। दैट्स वाई मुझे दोनों को अपनाने के लिए थोड़ी सी वक्त दो विंग। हाँ, मैं सर हिलाते हुए उसके ऊपर ही लेन हो जाता है, और वो दोनों सो जाते हैं। क्रिस भी सारा सामान लेके आ गया हुआ था, हॉल में भी रख दिया था, क्योंकि उन लोग की आवाजें आ रही थी, और किस समझ गया था, वाओ कुछ तो चल रहा है भाई उधर से। खस को तो मेन एंट्रेंस को बंद करके वहां से चला जाता है। वांग जी विंग के साथ ऐसे ही लेटे हुए सो जाता है, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा थक चुके थे अपने इस एक्टिविटी की वजह से। दैट्स वाई अगले दिन वांगजी उठ करके फ्रेश होकर के जिम सेक्शन वाले एरिया में आ जाता है, जहाँ पे क्रिस कॉल करके कहता है, सर सारा सामान हमने ले आया है, तो उन लोग को आने से पहले ये सब करना पड़ेगा ना? तो कहता वो ठीक है। और फिर क्रिस कहता है, सर हम अंदर आ जाए? वांगजी कहता है, हाँ आ सकते हो। फिर क्रिस सबको लेकर के अंदर आ जाता है, और हॉल वाले एरिया में जो एक सेक्शन पूरा कमरा खाली था, वहाँ पे सारा सेटअप वगैरह करवा रहा होता है। वही जब ऐसे ना सो करके उठता है, तो वो वांग जी का शर्ट पहन करके आराम से ना वांग जी को ढूंढने के लिए नीचे आ गया हुआ था। अंगड़ाई करते हुए आ रहा होता है, और जैसे ही क्रिस कॉफी लेकर के सभी के लिए जा रहा होता है, क्योंकि उसने कॉफी बनाई होती है किचन सेक्शन में जा करके, वो विंग को देखते ही हाँ करके देख रहा होता है, और विंग फटक से शर्ट से ना अपने पैरों को छुपा रहा होता है, क्योंकि नीचे उसने कुछ और वेयर नहीं किया हुआ था। जहाँ पे वांग जी आते हुए जब इन दोनों को इस तरह से देखकर आते ही फटक से वो विंग के सामने में खड़ा होते ही कहता, क्रिस क्रिस कहता, आई एम सो सॉरी सर। और क्रिस वहां से चला जाता है। वांग जी विंग की तरफ मुड़ते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये शर्ट पहन के कहाँ घूम रहे हो तुम? हाँ, वांग जी ना दांत पीसते हुए कह रहा था। विंग उसे देखते हुए कहता है, अंकल मुझे गोद में उठा लो। मुझे क्या पता था सुबह सुबह घर में इतने सारे लोग होंगे, मैं तो बस आराम से घूमते हुए नीचे आ गया था। वांग जी कहता है, एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गया था भाई। फिर उसे गोद में उठा लेता है, और कमरे में लाकर लिटा के बिठा देता, और कहता है, सारा सेटअप मैंने घर पे किया है, तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कहीं जाने का मन करे तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें लेके चलूंगा, ओके ना? बट हाँ, तुम घर से रह के काम करने वाले हो, और सबको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, और सब लोग यहीं आके काम करेंगे एज यूजल अपने टाइम तक। तब तक की सारा चीज यहाँ पे सेटअप हो जाएगा, और बाकी जो रह जाओ वो तुम लोग खुद कर लेना, ओके ना? रिंग कहता है, ये सब कुछ बेबी के लिए है। मंग जी कहता है, तुम्हारे लिए है, मुझे बेबी नहीं चाहिए। सच कहूँ तो मुझे अभी भी बेबी नहीं चाहिए, बट मुझे तुम चाहिए भी। बट हाँ, अगर तुम्हें बेबी चाहिए तब मुझे दोनों चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। मेरे लिए एक बेबी काफी है, और वो तुम। इतना बोलकर वांगजू से गले लगा लेता है। रिंग फिर भी हिम्मत नहीं हारता, और अपने मन में कहता है, एक ना एक दिन आप इस बेबी को भी अपना लेंगे अंकल, मुझे पता है। और इतना बोल करके उसे किस करते हुए कहता है, अब मुझे वॉशरूम जाना है। वांग जी कहता है, ठीक है। फिर वो वॉशरूम चला जाता है। फिर दोनों रेडी हो जाते हैं, क्योंकि विंग का भी बैग बैग ना उसके रूम में आ चुका था। उसके बाद विंग नीचे आता है, तब तक सर्वेंट्स एक आ चुकी थी, और वो 8 बजे आती है। और फिर दोपहर का सारा काम वाम करने के बाद ही जाती थी। तो वो पहले तो आकर ब्रेकफास्ट बनाती है। इतने सारे लोग थे तो क्रिस ने बोल दिया था कि सबका ब्रेकफास्ट बनाने है। फिर वो सबका ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करती है। डाइनिंग टेबल वाले एरिया पे क्रिस वांगजी विंग थे, जहाँ पे वांगजी क्रिस को समझा रहा होता है कि ऐसे ऐसे सारा सेटअप्स कर दो, विंग है तो वो बाकी का सारा काम कर लेगा।
और मुझे ऑफिस छोड़कर आने के बाद दोबारा से ये सभी चीजें देख लो, फिर तुम ऑफिस आना। तो विंग कहता नहीं नहीं, आप दोनों चले जाए, बाकी का सारा काम मैं खुद मैनेज करवा लूंगा। तो वंग जी कहता है जब तक वो लोग आ नहीं जाते तब तक मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। विंग विंग मुस्कुरा रहा होता है और कहता है थैंक यू। वंग जी कहता है हाँ, उस केस का सारा डिटेल निकालना, क्योंकि फ्रांस चाइना का रहता तो मैं बहुत जल्दी सब कुछ कवर कर लेता, पर तुम जानते हो ना फ्रांस से कनेक्टेड है सब कुछ, तो वक्त लगने वाला है। हर एक छोटी चीजों को करने के लिए खरीदना होगा लोगों को, उनसे सच निकलवाने होंगे, बहुत सारे लोगों को हायर करना होगा, तो 7-8 मंथ लग जाएंगे। विंग विंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता 7 मंथ लगे या 1 साल लगे या 3 साल लगे, बस मुझे अपने मॉम डैड के कातिल को बाहर निकालना है। अंकल, हाँ जी कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे डैड मॉम के कातिल को हम जरूर ढूंढ लेंगे। विंग इतना बोल करके और उसे किस करता है, जहाँ पे हमारा जो क्रिस था वो बेचारा साई साई फील कर रहा था। हाय सर जी, हम भी बैठे हैं, हमारे पुअर हार्ट को के बारे में सोच लो। और इतना बोलकर वो दोनों वहां से निकल जाते ऑफिस। तब तक ना सुयांग और वो सब लोग हाल में आके बैठे हुए थे। फिर विंग उसके पास आते हुए कहता है चले काम पे। सुयांग कहता ब्रो, तुम्हारा अंकल तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान निकला। देख तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रॉब्लम ही खत्म, लोग ऑफिस में बातें बनाते और तुम्हारे इससे डिस्कशन करते, बेबी क्या है, पापा कौन है, शादी हुई है या नहीं, उन सब से बचा लिया उन्होंने। घर में सेटअप, और यहाँ से हम लोग काम करने वाले हैं, आराम है ना। कहता हमें इतने सारे प्रोजेक्ट मिले हैं तो आराम से काम तो करना नहीं है। कहता मतलब कि ऑफिस की किचकिच और किसी की बातें सुननी तो नहीं पड़ेगी ना, सीनियर्स के काम तो नहीं करने पड़ेंगे ना, है ना। विन कहता ठीक है चलो अंदर सारा सेटअप करना है। तो सोयांग और निहिर सिंह कहता तुम बैठो बाबा हम कर लेंगे। और मैम ये सब लोग अंदर चली गई थी, जहाँ पे विंग भी बैठा हुआ था देख रहा होता है, फिर उसे मन नहीं लग रहा था। तो निहिर सिंह और स्वयं बार बार उसे कह रहे थे अबे यार भारी मत उठा, कुछ हो जाएगी लेने के दिन तो तेरा खरूस अंकल और हमारे बॉस हमारी एल लगा देंगे। तो विंग वहां पे बैठ के पेपर वाले सारे काम कर रहा होता है और उन लोगों को बता रहा होता है। सेटअप करने में पूरा टाइम लग गया हुआ था लेकिन अभी भी नहीं हुआ था, दैट्स वाई प्लम्बर लोग अपना जो सामान रखने आया था वो सेटिंग करना था, क्योंकि पाइप वगैरह सेटिंग करना था, स्टैचू वगैरह का सेटिंग करना था। तो ऑफिस में भी 6 दिन लगे थे, तो यहाँ पे एक दिन में नहीं होने वाला था। तो जो भी हुआ था वो सब करके चले गए थे और ये लोग तब तक ना थ्योरिकल काम पे स्टार्ट कर चुके थे। प्रैक्टिकल जब सारा सेटअप हो जाता तो करते, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे करके सब कुछ आगे स्टार्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद जो हमारा विंग था ना वो आराम से वहां पे लेट करके या बैठ करके काम करता था। 5 मंथ हो गए थे और विंग का ना बेबी बम्प दिख रहा था। अवांग जी एज यूजली विंग के साथ ऐसे फिजिकल बॉडी वाइज ऊपर से ही एक दूसरे को टच करने के साथ ही सेटिस्फाइड करते हुए विंग को देख रहा होता है। फिर उसके बाले पे हाथ ऐसे ना फिराते हुए कहता है बेली बम्प कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लगता 5 मंथ में। विंग कहता है वही तो। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, हमारा बेबी जल्दी से ग्रो हो रहा है ना बेबी। वांग जी अपने कान को उसमें लगाता है जहाँ पे बेबी भी किक नहीं कर रहा था, बट हाँ मूव हो रहा था। उसे देखकर वांग जी के फेस पे स्माइल था। विंग को अच्छा लग रहा था कि धीरे धीरे ही सही पर वांग जी विंग से और करीब और अटैच्ड होता जा रहा था। और रोज एक दूसरे के अंदर खुद को कनेक्ट ना करने के बावजूद भी रोज एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के बाहों में रहना, सोना, ये सब कुछ वांग जी को काफी अच्छा लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे के अडिक्टेड हो रहे थे। वांग जी विंग से कहता है नहीं, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना। रिंग उसे देखते हुए कहता है पता नहीं, अगर बड़ी मम्मा ने तब तक जब मुझे घर से यहाँ से बाहर से धक्के मार के निकाल ना दे। इतना बोलना हुआ था तो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। और इतना बोलकर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन वो जब नीचे लेकर आता है विंग को तो सीचेन और जियांगचेंग आए हुए थे, साथ में आयजा भी थी, जिसे देख करके वो लोग, क्योंकि आयजा को जियांगचेंग ने गोद ले लिया हुआ था। आयजा 3 साल की थी और वो सीधे उसे 3 साल के बच्चे को ही उसने अडॉप्ट कर लिया हुआ था। तो उसे देखते ही सीचन और जियांग जिंग दोनों भी इनको गले लगा लेते हैं और उससे हाल चाल पूछते हैं। फिर रिपोर्ट वगैरह चेक करते हैं, बेबी को ऐसे सब कान लगाकर सुन रहे होते हैं। फिर सब बैठ जाते हैं नाश्ता करने। तो सीचन कहता है वांग जी तुमने क्या सोचा है। वांग जी कहता है मॉम क्या अभी भी गुस्से में है, मॉम मेरा फोन नहीं पिक करती हैं और मुझसे बात भी नहीं करना चाहती क्या। सीजन कहती है सीजन कहते हैं मॉम गुस्से में तो है, पर तुम्हें उन्हें मनाना चाहिए, क्या पता वो मान जाए। इस पे वांगजी कहता है "आह, जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक मैं मॉम को मनाने के लिए नहीं आऊंगा। जब एक बार बेबी को देखेंगी तो वो खुश हो जाएंगी। मैंने बहुत ही हार्डली एक्सेप्ट किया है विंग और बेबी को, तो मैं कुछ और नहीं चाहता। और मैं खास करके विंग को और परेशान होते हुए नहीं देख सकता। सीजन कहते हैं ठीक है, पर मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों साथ में हो। विंग, क्योंकि तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करता ना।
विंग हंसते कहता नहीं सर। फिर सीजन कहते वांग जी उस केस का क्या हुआ, कितना तक पहुंचा? मैंने भी कुछ लोगों से वहां से बात की है और टेस्ट रिपोर्ट लाने के लिए बोला है। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ ना कंपनी अपने फायदे के लिए की है, क्योंकि जैसे ही हमने डील्स किया था तो उस कंपनी को नुकसान हो जाता, बट अगर मर जाते हैं तो एक तो उनके जो नाम पे इंश्योरेंस किए गए थे वो सब कुछ कंपनी को मिल जाता, और जितने भी सीक्रेट्स थे वो सब उन्हीं के पास रह जाते, वो दोबारा से हमारे पास या किसी भी कंट्री के पास नहीं जाते। तो मे भी शायद इस वजह से भी। तो वांग जी कहता है इसके लिए उन लोगों के पास जान की कोई कीमत नहीं है, क्या उनके फैमिलीज नहीं होते जो रिसर्चर होते हैं? सीजन कहता है अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारे कंपनी में भी अगर काम करता है कोई तो हम भी चाहेंगे ना कि हमारे लिए लॉयल हो। वांग जी कहता है बट का हम नहीं चाहेंगे कि वो मर जाए। सीजन कहता है हमारी बात अलग है, बट हर कोई ऐसा नहीं सोचता, हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए है ना। सब लोग चुप हो गए थे। उसके बाद जंग चिंग कहता है अरे सब नाश्ता तो कर लो। फिर सब लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे करके ऐसे ही टाइम बीत रहा था। सीजन के हाथ में और वांगजी के हाथ में बहुत सारे सबूत आ गए हुए थे। उस कंपनी के खिलाफ उन लोगों ने केस फाइल भी कर दिया हुआ था ताकि उन्हें पता चल सके। और कंपनी को जब पता मतलब केस जब किया गया था तब उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि कंपनी को खुद नहीं पता था कि उनके ही कंपनी में से कोई एम्प्लॉय है जो कि ये सभी चीज़ें कर रहा है। वो कंपनी जो थी ना वो लैब रिसर्चर में जितने भी लोग काम कर रहे थे उन सब से पूछताछ करना स्टार्ट करती है और अगले सुनवाई के टाइम पे पेश होने की उसे सलाह दी जाती है। तब तक कंपनी को अपना काम करना था। इधर विंग अब उसकी कमर में भी दर्द होने लगा था, पैर भी सूज गया हुआ था और खाने-पीने की क्रेविंग्स तो होती रहती थी। कभी बेचारी हमारी मैम खाना बना रही होती है, तो कभी स्वयं बाहर से कुछ लेके आ रहा होता है। हालाँकि उन लोगों ने 4 सॉफ्टवेयर बना लिए थे, पर 6 बनाने और बाकी थे। काम तो चल रहा था, पर सारा डाटा इनपुट करने का काम विंग का था, जो कि बहुत ही धीरे-धीरे वो कर रहा होता है। बट फिर भी कोई घाई नहीं थी। उन लोगों ने टाइम लिया हुआ था अच्छा खासा लंबा-सा। दैट्स व्हाई तो वो लोग आराम से काम कर रहे होते हैं, पर विंग की फूड क्रेविंग की वजह से वो थोड़ा-सा चबी-चबी लग रहा था, गोलू-मोलू टाइप सा। सभी लोग पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे होते हैं, तभी नील सिंह कहता है वैसे विंग, तुम इस हालत में पूरे गोल-मटोल लड्डू लग रहे हो। और इतना बोल कर विंग पिज़्ज़ा खाते-खाते कहता है तुम्हें उससे क्या? हाँ, मेरे अंकल को मैं ऐसा ही पसंद हूँ, गोलू-मोलू चबी-सा। तो नील सिंह कहता है हाँ, हाँ, उन्हें तो पसंद आएगा ही गद्दा। तो विंग मुँह बनाते हुए कहता है तुम्हें लात मार के मैं यहाँ से भगा दूँगा। और इस तरह से वो लोग मस्ती कर रहे होते हैं। नील सिंह कहता है अरे किक कर रहा है क्या बेबी, मुझे सुनाना। फिर ना विंग ने अपना ऐसे ना टी शर्ट पहना हुआ था लूज वाला, उसे उठा करके थोड़ा सा और सबने कान लगा के सुन रहे होते हैं। जिसके बाद सब खुश हो गए थे, कहते हैं हाँ हम सब लोग अंकल बनने गए हैं ना। हाँ तुमने नाम सोचा है। और सब लोग ना वहाँ पे पिज्जा पार्टी और नाम पार्टी कर रहे होते हैं। विंग और सब लोग एक नाम सजेस्ट कर रहे होते हैं। तो विंग कहता है जब होगा तब देखा जाएगा, अभी नहीं करते, अभी चलो हम एक्स्ट्रा वाला काम खत्म करते हैं। हाँ 7वां खत्म करना था इस मंथ में, बट अभी तक हुआ ही नहीं है। और भी बचा हुआ है 3, उसके बाद खत्म करने के साथ ही एक ही बार में सबको सेम जो करना था। तो वो बोलना हुआ ही था, तो कहता हाँ वो तो ठीक है चले बाबा कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग काम करना स्टार्ट कर चुके थे। इधर सीचन और जो हमारा वांगजी था ना वो विंग के डैड मॉम और बाकी जितने भी लोग थे कंपनी की तरफ से वो केस लड़ रहे होते हैं। बाद में जब उसे पता चलता है कि वही लेडी जो कि विंग की आंटी ही निकली, मतलब कि जो विंग के डैड थे ना उसकी वो मुंह बोली बहन थी, वो भी उस कंपनी में काम करती थी और एमडी के पोस्ट पर थी। तो जैसे ही ये नोटिस आया वो पहले तो डर गई थी, पर बाद में जब इंस्पेक्शन हुआ और पूछताछ करा गया तो पता चला कि इसी ने उस कार के फ्यूल को ना कार बोली यार, प्लेन के फ्यूल को ना खराब करवाया हुआ था और उस फ्यूल में ना गंदा तेल डलवाया हुआ था ताकि प्लेन ना पूरा हाईजेक हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो 20 अंक से है वो और बाकी और लोग यहाँ से चाइना शिफ्ट हो जाए, क्योंकि इस कंपनी के लिए बहुत सारा फायदा होने वाला था। ऊपर से जो वी चंग से था ना वो यहाँ रहता था तो उसके काम को बहुत ज्यादा मतलब रोक टोक करता था। तो एक तो उसके लिए अच्छा मौका था कि वो जा रहा था, लेकिन जाते जाते उसने हार्ड ड्राइव सीईओ के कैबिन में पहुंचवा दिया हुआ था। और सीईओ को जब पता चला था कि ये जो सारी चीजें है ना ये उसकी बहन कर रही है, मतलब कि मुंह बोली बहन कर रही है, तो वो उस सीईओ को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो सीईओ बच जाता है। जिसके बाद उसे कंपनी से फायर कर दिया गया था, लेकिन कंपनी में इसके शेयर काफी अच्छे तगड़े वाले पोस्ट पे थे, जिसकी वजह से इसे बस मुआवजे के तौर पे मुआवजा दे करके और कुछ टाइम के लिए निकाल दिया गया था। फिर बाद में जैसे ही
उस कंपनी का सीईओ, क्योंकि वो कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, तो जिसके शेयर्स ज़्यादा होते हैं और जो लोग चुनते हैं वो सीईओ बनते हैं, तो उस सीईओ को हटा दिया गया था। इन लोगों ने पावर में आने के बाद ये कर दिया हुआ था। और उसके बाद जिसका अफेयर चल रहा था उसको उसको मतलब जिसके साथ इसकी आंटी का अफेयर चल रहा था उसको सीईओ बना दिया गया था। तो दोनों के हाथ में पावर थे और बाकी के सारे केस तो ऑलरेडी सीचन ने और इस कंपनी ने मिलकर दबा ही दिया था। तो ये सारी चीजें जब मामला बाहर आते हैं, मांगजी को यकीन नहीं हो रहा था कि अपने फायदे के लिए कंपनी इतना सब कुछ कर सकती है। सीचन कहते हैं हाँ, कंपनी तो अपने फायदे के लिए कुछ भी करती है ना, खासकर तब जब रेपुटेशन बचाना हो। पर इसने जो किया है, एक साथ में इतने सारे लोगों को मरवाया है, अगर ये साबित भी हो जाता है तो फिर भी इसे कम से कम सजा तो होगी ना। और उसके बाद ये जेल जा सकती है और मे बी शायद विंग के मॉम डैड के कातिल का जब खुलासा हो ही गया है तो उसे अच्छा फील होगा। वंग जी और वो दोनों कहते हैं हाँ, पर फ्रांस सरकार ही उस पर एक्शन लेने वाली थी, इन लोगों का काम यही तक था। और वो लोग वहां से जब फ्रांस से लौट कर आते तब तक विंग ने भी 8 पूरे सॉफ्टवेयर बना दिए हुए थे और विंग का भी 8वां मंथ चल रहा होता है। विंग जो कि अब उससे बेड से उठा बैठा भी नहीं हो रहा था, वो नीचे रह के आराम से सोफे पे बैठ के काम करता था। और थ्योरिकल काम भी वो थोड़ा जब मन करता तो करता था और नहीं मन करता तो सो जाता था। कोई उसे ज्यादा परेशान भी नहीं करता था। विंग का वेट भी बढ़ गया था, वो सच में एकदम गोलू मोलू चबी हो गया था, चलने में भी उसे ज्यादा नहीं बन रहा था। फाइनली 9 मंथ स्टार्ट होते होते विंग और बेबी दोनों हेल्दी थे और वांगजी भी काफी खुश था। विंग को जब पता चलता है कि उसकी आंट ने ही ये सब अपने लिए किया और वो पूरा का पूरा लोगों को मारने का प्लान भी उन्हीं का था। गलती से उसके डैड मम उसमें थे जिसकी वजह से वो लोग भी उसमें आ गए। बट फाइनली सीचन और वांगजी ने मिल करके पूरे कंपनी का रेपुटेशन बचाया, साथ में उनको उस कंपनी से बाहर भी किया और उन्हें, क्योंकि अब इनके हाथ इसमें थे तो इन्होंने मर्डर नहीं किया था तो इनकी सजा थोड़ी कम हुई। पर उसमें जो 2 पायलट थे जो कि कूद के भाग गए थे, एंड जो एक शख्स जो बच गया था उसके पास पैरासूट था, जो कि जिसके पैर एक कट गए थे, स्टार्टिंग में मैंने बताया होगा, तो वो भी इसमें शामिल था। उसने कूदने के साथ दरवाजा बंद कर दिया था जिसकी वजह से कोई वहां से निकल ही नहीं पाया था, क्योंकि प्लेन में या कहीं पे भी पैरासूट होते हैं, जितने लोगों के लिए सीट बनाई जाती है उतने पैरासूट होते हैं। तो वो लोग जैसे कूदने वाले थे ना, गेट ही बंद कर दिया था ये कूदने के बाद ही, जिसकी वजह से बाकी सारे लोग उसमें मर गए थे एकदम से जल उल करके। तो ये सारी चीजें होती है, तो ये तीनों को भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया था और सब फ्रांस सरकार ने ही किया था ये सब कुछ। विंग को भी अपने मॉम डैड के मर्डर का जस्टिस मिल गया हुआ था। वो खुश था कि उसके कहने की वजह से वांग जी और शीचन ने जो कि उनके लिए इतना सब कुछ किया, वो सब लोग घर पे आकर के छोटा सा गेट टुगेदर कर रहे थे, जहाँ पे जांग जिंग, आइजा और शीचन, वांग जी, विंग थे। विंग की आंखों में आंसू था तो वांग जी उसे कहता है रोने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड जहाँ भी होंगे आज उन्हें जरूर शांति मिल रही होगी। विंग मुझे कहता है थैंक यू सो मच अंकल। सीजन कहते हैं हंसते हुए अभी भी तुम इसे अंकल बुलाते हो इतना सब कुछ होने के बाद। तो विंग कहता है सर क्या करूं, आपको भी अंकल बुलाओ क्या, बेचारा हमारा सीजन तक खांसने ही लगा था। और जियांग जिंग कहता है ये सही कहा तुमने, इन दोनों की एज तो देखो बुढ़े लगते हैं ये दोनों। ये बोल करके अब वो दोनों बैठ जाते हैं तो सीजन और वांगजी भी लाइक अच्छा हम बूढ़े लग रहे हैं अभी बताए क्या। भाई दोनों को बताया, सीधे दोनों कहते नहीं हाँ हमसे गलती हो गई हमें माफ कर दो। फिर वो लोग बैठ कर ऐसे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। धीरे धीरे ऐसे समय बीत रहा होता है और साथ में वो सब एंजॉय करने के बाद वहीं पे सो गए थे। अगले दिन रंग सबको दिखाता है वो आर्ट मॉडल तैयार कर चुका था और सबको एक साथ शीशे में से पैक करके रखा हुआ था। और वो कहता है कि तब तक इसे आर्ट को सेंड कर देते, 2 और बनने में टाइम लग जाएगा। तो इस पे वो कहता है नहीं भी, जब तक सारे नहीं बन जाते तब तक हम इसे सेंड नहीं कर सकते क्योंकि 10 लोगों को एक साथ ही सेंड करना होगा। रिंग कहता है ठीक है हम कोशिश करते हैं फास्ट फॉरवर्ड में काम करने की। रिंग कहता है कोई जरूरत नहीं है। वांगजी कहता है तुम आराम से कर सकते हो। पर विंग को वो सारे काम खत्म करने थे, दैट्स वाई वो सारा थ्योरिकल काम करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। 9 मंथ पूरे होते होते विंग का जितना भी डेटा ट्रांसफर का काम था उसने चिप में पूरा करके छोड़ दिया हुआ था, क्योंकि बेबी होने के कुछ टाइम तक तो विंग को रेस्ट करना था और ये काम रुक जाता। जब तक नया प्रोजेक्ट आता तब तक ये सारी चीजें लॉन्चिंग हो जाती। वांगजी की कंपनी और विंग के सीचन की कंपनी पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि हो ना हो तो शेयर मार्केट्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सब को पता रहता ही है थोड़ा बहुत, तो इससे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत की ऊपर नीचे तो होती रहती है। पर जब से उन लोगों ने उसके साथ में
जिसके साथ कोलैबोरेशन था फ्रांस की कंपनी के साथ में। तो ये सभी चीज़ें करना स्टार्ट किया था, तो स्टॉक्स पे काफ़ी भारी नुकसान हुआ था, खासकर सीजन के कंपनी को। बट हाँ, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से निभाई थी, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था और साथ में इतने सारे लोगों को जान से मारने के बाद जस्टिस तो मिलना था ना, दैट्स वाई। और उन लोगों ने जो हैज फंड में जितने भी पैसे जमा किए हुए थे, वो सब धीरे धीरे करके अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते ताकि कंपनी की ग्रो हो सके। अब इधर विंग अपना सारा काम खत्म कर चुका था और वो लोग दूसरे प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे होते। इधर का सारा काम सोयांग और म्यामा को करना था, वो चिप और कंडक्टर वगैरह बना करके उसको इंस्टॉल करने का काम, वो सब कुछ विंग उन सबको निगरानी कर रहा था। अचानक से विंग के जमीन में दर्द होने लगता है और वो रोते रोते नीचे बैठ जाता है। सब लोग डर गए थे, उस वक्त वांगजी नहीं था। फिर सब लोग उस रूम को लॉक करते हैं, लॉक करने के साथ ही विंग को लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। विंग को ओटी रूम में ले जाया गया था और सूर्यंग ने क्रिस को कॉल किया था, क्योंकि वांगजी को डायरेक्ट कोई कॉल नहीं कर सकता था, दैट्स व्हाई। और जैसे क्रिस को कॉल जाता है तो सीधे वो लोग हॉस्पिटल आते हैं। सीचन और जांगचेंग आइजा भी आई हुई थी, अंकल किरण भी आ गए हुए थे, लेकिन लैनी चेंगोजुन थोड़े गुस्से में नाराज थे। पर चेंगोजुन लैनी से कहते हैं, तुम तो अब दादी बनने वाली हो, तुम्हें आई थिंक से चलना चाहिए, इतने टाइम हो गए है ये, गुस्सा थूक दो, वो हमारा बच्चा है, दोनों हमारे बच्चे हैं, है ना। ये कहती है, हमने उसे पाल पोस कर इतना भरा किया और देखो तो सही। तो इसमें चेंगोजन कहते, देख तो लिया, वो हमारे खानदान के वारिस को दे रहा है, हमारा अपना खून। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुश होना चाहिए? वैसे भी अगर वांगजी की तुम किसी और से शादी कराओगे तो एक तो वांगजी की एज अब रही नहीं, दूसरा वो किसी और से शादी करेगा नहीं। तुम भी जानती हो वो कितना जिद्दी है, पूरी लाइफ ऐसे ही कुंवारा रह जाएगा, बट करेगा नहीं। जब वांगजी ने अपना लिया है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ये? अनमने मन से ई को मना करके और चेंगोजन भी ई को लेकर हॉस्पिटल आते हैं। अपनी मॉम को देखकर वांगजी भावुक होकर गले लगा लेता और कहता, मॉम आप यहाँ? ई मारते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं उसे देखने भी नहीं आऊंगी? मैं इतनी निर्दयी हूँ क्या? अरे तो बोलकर सब लोग वेट करने लगे थे। थोड़ी देर बाद ओटी रूम का दरवाजा ओपन होता है और उसके हाथ में एक छोटा सा बेबी होता है, जिसे देखते ही डॉक्टर आते ही कहता, मुबारक हो, बेटा हुआ है। और इतना बोलने के साथ ही बेबी को लेके खड़े थे। सब लोग घेर के खड़े हो गए थे, उस बेबी को देख रहे थे। हमारा पिंक पिंक छोटा सा आयुआन डॉक्टर के गोद में था। वांगजी उस बच्चे को देखता है और देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो छोटा सा आयुआन बहुत ही क्यूट मासूम सा सोया हुआ था। हर कोई सेंटी हो रखा था। उसकी दादी हम इनकी लाइनें सबसे पहले गोद में लेते ही कहते, हटो हटो सब हटो, क्या मुंह देख रहे हो, अरे मुझे दो मेरे पोते को, इतना बोलकर वो गोद में लेती है। एंड उसे ऐसे पुचकार रही होती है। सारे लोग हंसने लगे थे। फिर बारी बारी से हर कोई लेता है। आयशा कहती है, मैं तो इसकी बड़ी दीदी बनूंगी और मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी। और उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे थे। फिर बाद में वांगजी भी जब गोद में लेता है तो नहीं रहता है तो नहीं, लेकिन जब अपना बच्चा होता है ना, तो मातृत्व का भाव ना अपने आप ही माता और पिता दोनों के अंदर आ जाता है। पिता के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी का भाव आ जाता है, माँ के अंदर ना मातृत्व का भाव आ जाता है। बट अगर किसी किसी को नहीं आता है तो वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से रहता है, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है प्रेगनेंसी के टाइम, जो उनपे चिड़चिड़ा रहती है, तो बच्चे को लेकर नेगेटिव थॉट विचार ज्यादा आते रहते हैं। बट ये तो हमारे वांगसेंस कपल है ना। तो वांगजी ने भावुक होते हुए कहता है, ये मेरा बेटा है ना? सीचिन कहते हैं, ओहो, तो इस खड़ूस अंकल का अब अपना बेटा भी हो गया है। हाँ, तब कहाँ थे जब तुमने मेरे बच्चे को इतना परेशान किया था? तो वांगजी उसे देखते हुए कहता है, का प्लीज, ये कहता है, शुक्र मनाओ कि मैंने उसे पैदा नहीं किया, वरना मैं तो तुम्हें उसे छूने भी नहीं देता। याद रखना, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव डैड बन जाता। तो वांगजी हंसते हुए कहता है, शुक्र है कि आप उसके डैड नहीं है। और ये बोलकर दोनों नोकझोंक कर रहे होते हैं। बाद में विंग को शिफ्ट किया जाता। विंग बेचारा बेहोश था, हमारा ऑपरेशन से बेबी हुआ था, दैट्स वाई। और उसको होश में आने के लिए पूरे 24 घंटे का टाइम लगने वाला था। तब तक हर कोई बच्चे को लेकर के खिला रहा होता है। फिर बाद में बच्चे को वेंटिलेशन कर दिया गया था, ताकि छोटा बेबी रहता है वो बाहर नहीं रहता ना, उसे एक दिन के लिए रखना पड़ता है। और सब लोग विंग को देख रहे होते हैं। अगले दिन जब विंग को होश आता है तो सब वहीं थे, उसका वेट कर रहे थे। पहले तो डॉक्टर आकर विंग को चेक करके चले जाते हैं, उसके बाद वांग जी विंग के पास बैठ जाता है। हर कोई विंग से हालचाल पूछ रहा था। विंग धीरे धीरे सबका जवाब दे रहा था। और जैसे उसको पेन होना स्टार्ट होता है, डॉक्टर उसे पेन किलर लगा देते हैं। विंग जब लैनी को देखती है तो धीरे से कहता है, बड़ी मम्मा। लैनी उसके पास आते हुए कहता, क्या समझ के रखा है तुमने? हाँ, तुम सब लोग बहुत बुरे हो। तुम सब एक बार मेरे पास आए भी नहीं मुझे मनाने के लिए। हाँ, मैंने गुस्सा क्या कर दिया? तुम सब तो मुझसे दूर ही हो गए और कभी मुझे अपने पास आने भी नहीं दिया। पूरे पूरे 10 मंथ हो गए हैं, तुम जानते हो। तुम बहुत बुरे हो भाई। तुमने कहा था बड़ी मम्मा हम सब साथ में रहेंगे, पर ये क्या किया तुमने? विंग रोने लगा था और कहता है, बड़ी मम्मा, आई एम सो सॉरी,
मुझे माफ कर दीजिए बड़ी मम्मा। हंसी अपनी मॉम को फिर से गले लगा लेकर कहता, मॉम प्लीज, आई एम सो सॉरी, ये फैसला मेरा था, ना कि विंग का। उसकी मॉम उसे मारते हुए कहती, बहुत बुरे हो वांग जी, सच में इतने बड़े हो गए हो कि मॉम डैड की डांट खाकर घर छोड़ के चले जाते हैं क्या? मैं नाराज हूँ तुम दोनों से, मुझे बात नहीं करनी, ऐसे ना खुल गई हुई थी खुलन देवी की तरह। फिर विंग और वांग जी उन दोनों को जैसे तैसे करके मनाता है। फिर विंग बेबी को देखता है, अब मैन होने की वजह से तो फीड कर नहीं सकता था, बोतल वाला दूध लेकर के उसे पिला रहा होता है, जहाँ पे वो छोटा सा बेबी हमारा दूध पी रहा होता है। 7 दिन के बाद जब विंग डिस्चार्ज होकर घर आता है तो लैंड मेंशन में नेम सेरेमनी का पूरा अरेंज किया गया था। और साथ में उसी दिन शाम को वो जो जितने भी लॉन्च करने वाले थे ना सॉफ्टवेयर, वो सब लॉन्च करना था, क्योंकि अगर वो अब लॉन्च नहीं करेंगे तो कंपनी को बहुत नुकसान हो जाता है, दैट्स वाई। तो सबसे पहले तो वांग जी और विंग दोनों बेबी को लेकर के नाम समारोह के लिए नीचे आते हैं। दोनों चेयर पे बैठे थे जहाँ पे प्रीस्ट आकर के बहुत सारी चीजों को टच कराते हुए फाइनली बेबी का नाम सेलेक्ट करने के लिए बोलते हैं। तो अंकल कहते हैं, हम इसका नाम लैन सुजी रखेंगे। तभी लैनी कहती, नहीं लैन युवान। दोनों बहस करने लगे थे, तभी चंगोजन कहते, अरे दोनों नाम रखेंगे, तुम दोनों लड़ना बंद करो, बस करो। आयजा बेबी को उसकी गोद से ले लेती है, अब हो तो नहीं रहा था पर विंग पकड़े हुए था, और कहती है, लान युवान, मेरा छोटा भाई, तुम्हारी सीजे तुम्हारी हमेशा मदद करेगी और सबसे बचा के रखेगी। इतना बोलकर उसे किस करती है और वापस से कहती है, मम्मा डैडा ये अच्छा है ना? चंग चिंग कहता है, ये बहुत अच्छा है, मेरी बेबी डी बहुत ज्यादा ब्रेव है ना? फिर उसके बाद जितने भी लोग थे, अब ज्यादा लोग नहीं थे, बस फैमिली मेंबर्स ही थे और विंग के सारे दोस्त थे। वो सब बेबी को गिफ्ट देते हैं और उसके बाद खाना वाना खा करके सब लोग लॉन्चिंग के लिए चले गए हुए थे। विंग भी घर पे था और उसके साथ आयजा थी, और लाइनी रुक गई हुई थी क्योंकि विंग को अकेले छोड़ नहीं सकते थे। अंकल और बाकी सारे लोग, यहाँ तक कि म्यामा और रेन रेन और साथ में नीहे सिंह और श्रेयांग, ये सब कोई लॉन्च करने के लिए आगे हुए थे। जैसे ही लॉन्च होता है, जितने सारे लोगों के लिए इन लोगों ने 10 सॉफ्टवेयर बनाए थे, पहले तो पूरा प्रोग्राम सुयांग चला के दिखाता है क्योंकि विंग नहीं आ सकता था। नीहे सिंह और रेन रेन भी मदद करते हैं उनकी। मैमा इसका इंचार्ज होती है, दैट्स वाई वो सबसे कोलैबोरेटर सबसे बात कर रही होती है। और उसके बाद वो सभी फंक्शन को अच्छे से समझाने के साथ ही, मतलब पूरे 2-3 घंटे का प्रोग्राम था। खाली वो 10 सारे सॉफ्टवेयर को बेच देते हैं वो लोग। बेचते ही पूरे चाइना में एक नया अपग्रेडेशन आ गया हुआ था लैंड कंपनी की तरफ से, क्योंकि विंग की वजह से ही सही, बट ये एक नई कंपनी वांग जी ने लॉन्च किया था। और 10 ये और एक खुद का उसका ऑफिस का, इतने साल टाइम हो गए थे और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, स्मूथली काम कर रहा था। दैट्स वाई बहुत सारे टेंडर्स भी उसे मिल गए थे नए नए, और उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी मिल गए थे, जिसकी वजह से सीचन कहता है, देखा मेरे बेटे का बेबी कितना ज्यादा लकी है तुम्हारे लिए। सोचो, काश विंग को मैंने पैदा किया होता तो कितना अच्छा होता ना? वांगची उसे देखकर कहता है, कुछ तो शर्म करो, अगर आपने पैदा किया होता तो वो मेरे पास नहीं होता। सीजन कहता है, ये तो पॉइंट है, बट फिर भी हाँ, आखिरकार है तो हमारी फैमिली का ही बच्चा, और तुम्हारा भी है ना? वांगजी कहता है, हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी, हम इस पे फोकस करें। सीजन कहता है, मानो चाहे नहीं मानो, हाँ तो तुम्हारा वो बेबी बॉय ही ना। इतना बोलकर उसको चिढ़ाते हुए वहां से चला जाता है। वांगजी तो पहले ई कर रहा होता है, फिर बाद में वो हंस देता है। किचन वो देकर मुस्कुराते हुए कहता है, चलो ठीक है, मेरे खड़ूस भाई के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल तो आई है। उसके बाद वो बाकी सारे लोगों से बात करने लगा था। विंग भी काफी खुश था उस प्रोग्राम को देखने के साथ ही। और अपने बेबी को देखते हुए कहता है, देखा फाइनली तुम्हारे दादू ने, दादी ने और दादा ने, सब ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, आई वन। और इतना बोलकर वो मुस्कुरा रहा होता, कहता है, चलो तुम्हें हम ना थोड़े से जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे नाना और नानी के पास लेके जाएंगे, हम उनसे भी मिलवाना है तुम्हें, ओके? पर हाँ, तुम मेरे बच्चे हो, ज्यादा ब्रिलियंट, ब्रेव और इंटेलिजेंट ही होना। ये बोल करके विंग स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो सब लोग वेट कर रहे होते बेसब्री से। इधर ये सब कुछ लॉन्च वगैरह हो जाने के बाद वो सब भी पार्टी मनाने के लिए चले गए हुए थे, क्योंकि अब तो विंग था नहीं, तो दैट्स वाई। तो फिर ये लोग खड़ाते हैं, आते ही सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा। चेंगोजन को, किरण को मतलब यकीन नहीं होता है कि सारा कुछ विंग ने करा हुआ था। आते ही वो विंग को ना ऐसे गले लगा लेते और कहते, बच्चा तुमने वाकई में हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा किया है। विंग कहता है, आई एम सो सॉरी दादू, आई एम सो सॉरी अंकल, आई एम सो सॉरी पा। तो उतना बोलना हुआ ही था। तो कहता, किस लिए? कहता है, मेरी वजह से अगर वो केस लड़ा नहीं जाता तो हमारे कंपनी का इतना नुकसान नहीं होता और हमारी कंपनी 5th रैंक पर नहीं जाती। तो अंकल किरण कहते हैं, अगर नहीं जाती तो आज ये लॉन्च करने के साथ ही हम नंबर 1 पे हाइप के साथ कैसे आते हैं?
कभी कभी कुछ बुरा होना ज्यादा अच्छा होता है, क्या पता वो हमें पुश बैक करने के लिए आते हैं। और इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि हमें एक्स्ट्रा पैसे को ना हेज फंड में लगाना चाहिए, है ना। तो विंग देखता है सीचन और वांगजी को, वो दोनों कहते हैं हाँ बाबा, ये सब जब हमने प्लान कर रहे थे उससे पहले ही हमने अपने पर्सनल पैसे को खुद से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए पहले से ही सबने थोड़े थोड़े करके जमा कर दिए हुए थे, क्योंकि हमें पता था कि इतना हमें लॉस होने वाला है। और अगर हम इन्वेस्टर ढूंढते तो हमें इन्वेस्टर कोई भी नहीं मिलता। आज कंपनी में जो भी पैसा लगा है वो हमारा खुद का है, खास करके। और अब जब इस कंपनी में इतने सारे इन्वेस्टर्स आए हैं, सीजन कहता है इस कंपनी में मैं भी, हाँ, कम से कम तो 20% शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। इतना बोलना हुआ ही था तो वांग जी कहता वाह क्या बात है। तो सीजन कहते हैं ऑफ कोर्स, आखिरकार मेरे बच्चे का है ना विंग। विंग कहता वो तो है, पर कंपनी का ओनर यही है। ये बोलकर मुंह बना रहा होता है तो वांग जी कहता अरे नहीं, ये कंपनी तुम्हारी है। विंग कहता नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, कंपनी के सीईओ आप ही रहो, बाकी का सारा काम मैं खुद कर लूंगा। वैसे भी 5 लोगों की टीम है हमारी। तो वंग जी कहता है अगर प्रोडक्शन मास लेवल पे बढ़ाने होंगे तो तुम्हें लोग बढ़ाने होंगे। तो विंग कहता है पर घर से काम थोड़ी होगा। वंग जी कहता है ऑफिस तैयार कर रहा है ऊपर वाले फ्लोर पे, वहां से सारे काम को तुम देख सकते हो विंग, तब तक घर से करो, ओके ना। उसके बाद हम लोगों को हायर करना स्टार्ट कर देंगे। विंग बहुत खुश था कि फाइनली विंग के विजन को वंग जी ने समझा और उसे तरासा। वरना हमारा वांग जी सबका इंटर्न बन, वांग जी नहीं यार, विंग सबका इंटर्न बनकर कॉफी पहुंचाने वाला छोटा सा स्पॉट बॉय बन के रह जाता ऑफिस में, अगर वो अपना दिमाग लगाकर उस दिन वो सॉफ्टवेयर को ठीक नहीं किया होता तो कहते हैं ना कि कभी कभी अपने टैलेंट को दिखाना कोई बुरी बात नहीं होती, और एक्स्ट्रा टैलेंट हो तो भाई इससे अच्छी ही होती है। फाइनली सब कुछ लास्टली हैप्पी एंडिंग हो चुका था। सब लोग अपने अपने रूम में आ गए हुए थे। विंग और लैनी ने भी ने खाना खा लिया हुआ था। विंग बेबी को सुला चुका था और जैसे ही सोने की तैयारी कर रहा था, वांग जी उसे स्निप करते हुए कहता है अब तो इतना टाइम हो गया है ना। विंग कहता है हो हेलो हेलो होल्ड डाउन, ठीक है ना, अभी जस्ट 7 और 8वां दिन है आज, ठीक है। और आपको लगता है कि आप मेरे साथ ये कर सकते हो? नहीं, बेबी होने के 44 दिन तक हम फिजिकल नहीं हो सकते। 44 दिन बाद ही आप मुझे फिजिकल हो सकते हो, और उसमें भी आप मेरे अंदर कनेक्ट होने के साथ ही डिस्चार्ज नहीं करने वाले हैं, वरना मैं फिर से प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। हाँ जी कहता ओ तो तुम्हें ये सब कुछ भी पता है? पिंक कहता ऑफ कोर्स पता है। एंड दूसरी बात ये कि अगर आपको मेरे साथ करना ही है तो जैसे हम करते हैं वैसे हम कर सकते हैं। हाँ जी कहता है इसमें कोई बुराई नहीं है, कम से कम तुम्हारा साथ तो होगा ना। ये बोलते हुए उसे किस करते हुए बेड पे ले जाया जाता है। मांग जी धीरे धीरे किस करते हुए उसे टच कर रहा होता है। फिर दोनों के क्लोथ्स रिमूव हुए पड़े थे। बिना खुद को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हुए वांग जी विंग के ऊपर ऐसे प्लेस कर रहा होता है। फिर हैंड से दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करते हैं, देन बहुत बुरी तरीके से हाँफते हुए एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। लिंग उसे कहता है फाइनली आपने बेबी को अपना लिया ना। फंग उसे देखते हुए कहता है हाँ अपना तो लिया है, पर मेरे लिए अभी मोस्ट प्रायोरिटी अगर कोई है तो वो तुम हो। रिंग उसे देखता है, थोड़ा सा सैड हो गया था, फिर वो मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता कोई ना, एक दिन जब बेबी आपके लिए वो सब कुछ करेगा जो आप डिजर्व करते हो तो आपको अपने बेबी पे प्राउड फील होगा। इतना बोलते हुए तो सिर्फ वो गले लगा लेता है। पर वांग जी हमारा भी को गले लगाए हुए था और दूसरे हाथ से बेबी को टैप कर रहा था। भले ही वांग जी ये एक्सेप्ट ना करे कि वो बेबी उसकी मतलब मोस्ट प्रायोरिटी है, पर कहीं ना कहीं पापा वाला भाव तो आ ही गया था उसके अंदर। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे खत्म होता है। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे जरूर बताइएगा। देन मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ओके ना। अब जो हमारा आईवान था वो पूरे 5 साल का हो चुका था। विंग ने वो कंपनी पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर लिया हुआ था, जैसा कि विंग ने प्रॉमिस किया हुआ था कि वो आईवान को जब बड़ा हो जाएगा तो अपने नाना नानी से मिलाने के लिए लाएगा। आज उसके डैड मॉम का जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ था उसी दिन का डेट वाइज विंग और पूरी फैमिली आईवान को लेकर के ग्रेव यार्ड आई हुई थी। वहां पे जितने भी लोग थे ना जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे, सबके लिए खाना और ये सब लेके आए हुए थे। सब लोग वहां पे रखने के साथ ही विंग आयुमान और वांगजी बैठे हुए थे, जहाँ पे लैनी, सॉरी लैनी बोल रही हूँ, चैंग, अरे यार, वी चांगसे और कांगसे सेरेन का ग्रेवयार्ड था। विंग उसे कहता है कि तुम्हारे नानू हैं और ये तुम्हारी नानी माँ है, इसे ग्रीट करो। आयवान आयवान दोनों को ग्रीट करता है, देन कहता है ये दोनों तो बहुत प्रीटी लग रहे हैं। तो इस पे विंग कहता ये दोनों साइंटिस्ट थे और प्लेन क्रैश में मैंने अपने डैड मॉम को खो दिया। तुम इन्हें हेलो बोलो और बताओ कि तुम हमारे बच्चे हो। आयवान अपना छोटा सा इंट्रो देते हुए कहता है नानी माँ हेलो, नाना जी हेलो, मैं विंग मम्मा का और वांगजी डैडा का बच्चा हूँ। आप मुझे एक्सेप्ट करोगे क्योंकि मुझे बड़ा होकर के लैब रिसर्चर जो बनना है।
ये सुनकर सारी फैमिली वाले विंग को आयवान को देख रहे होते हैं। फिर वांग जी उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, गुड, अपने बड़े पापा का नाम रोशन जरूर करना है ना, इतना बोल करके और वो सीचन को देख रहे होते हैं, जहाँ पे सीचन भी भावुक हो गए थे। और फिर जब सब लोग जाने लगते हैं तो सीचन आयवान को गोद में उठाते हुए कहता है, तुम लैब रिसर्चर बनना चाहते हो, तुम्हें पता है तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। तो हमारा आयवान अपने बड़े पापा को बालों को ठीक करते हुए कहता है, यस बड़े पापा। तो वो कहता है, बड़े पापा मत बुलाओ, क्योंकि तुम्हारे पापा को मैंने अडॉप्ट किया था। हाँ, भले ही मैं उसका पापा नहीं हूँ, पर तुम मुझे दादू बुला सकते हो। तो वो कहता है, दादू, ये अच्छा है। और ये बोलकर कहता है, दादू मुझे आपके साथ काम करना है, पर सीजे को भी मेरे साथ काम करना होगा, है ना। तो आयजा कहती है, हाँ हाँ बुद्धू, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो तुम्हारे पे तो लड़कियां फिदा हो जाएंगी और तुम तो उसी में लटके रह जाओगे, फिर पापा का काम कौन करेगा। अयमन कहता है, पॉइंट है। और इतना बोलकर वो सब लोग हंसने लगे थे और फाइनली वो लोग अपने कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे अब खत्म करती हूँ। मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।